नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आप जुड़े हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल से। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर के। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो पहला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को लाभ हुआ। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का हीरो है वैश्वीकरण। अगर वैश्वीकरण को आप समझ गए तो और 1991 के रिफॉर्म को आप समझ रहे हैं, आपने पढ़ा है, तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट लगाते रह जाएंगे। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं पूरे प्रश्न को, फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कैसे इसको देखना है, कैसे हल करना है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अर्थात उसकी विशेषज्ञता के आधार पर। तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। हर अर्थव्यवस्था के विकास का एक क्रम होता है। प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इस क्रम का पालन नहीं की, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था ने छलांग लगा लिया। छलांग लगा लिया ठीक उसी तरह से जैसे एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ने गया, टीचर ने सोचा कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, इसको एक काम करते हैं, पहली और दूसरी क्लास को टपा देते हैं। टपा देना समझते हैं ना, सीधे तीसरी क्लास में भेज दिया गया। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, उन सभी बातों को समझ लेते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति थी और 1956 की औद्योगिक नीति में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में, हालांकि उसके प्रावधान बुरे नहीं थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बीओपी का संकट उत्पन्न हुआ। और बीओपी का संकट जो उत्पन्न हुआ था उसका समाधान करने के लिए हमने आईएमएफ से गुहार लगाई कि भैया एक काम करो, हमारे अर्थव्यवस्था में हमारे सामने बीओपी का संकट है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम रह गया है, लगभग 15 दिनों के आसपास रह गया है, इसलिए हमें कुछ लोन दे दो। उसने कहा कि लोन तो दे देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि मैं कुछ शर्तें आरोपित कर रहा हूँ, उन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, हम मांगने वाले हैं, वो देने वाला है, तो उसकी शर्तों को मानना ज़रूरी था। हमने उसकी शर्तों को माना। फाइनली हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किया, जिसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है हमने नियमों को, जो कठोर नियम 1956 की औद्योगिक नीति के तहत लागू किया गया था या उसे हमने अपनाया था, उन नियमों को हमने आसान बनाया। जैसे लाइसेंसिंग व्यवस्था, क्षेत्रों को खोलना जिसमें निजी क्षेत्र भी जा सके। 1991 से पहले आयात निर्यात की उतनी अनुमति नहीं थी जितनी की अभी है, इसलिए हमने आयात निर्यात की अनुमति भी प्रदान की। फाइनली 1991 में जो हमने रिफॉर्म किया, उस रिफॉर्म का परिणाम कुछ इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला कि हमारे देश में एफडीआई और उसके साथ साथ सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। जो वैश्वीकरण एलपीजी रिफॉर्म के लिए आईएमएफ ने हमसे कहा था और हमने किया, तो एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजी क्षेत्र को हमने और तवज्जो दिया, निजी क्षेत्र को निवेश का अवसर दिया, और उसके साथ साथ हमने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा, जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कह लीजिए, भूमंडलीकरण कह लीजिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। जोड़ने का परिणाम क्या हुआ, अब थोड़ी देर के लिए समझिए। अगर आपको कोई उद्योग लगाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बिल्डिंग चाहिए या इंफ्रा चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास कैपिटल होना चाहिए, यानी कि पूंजी होनी चाहिए। पूंजी में आपके पास मनी भी होना चाहिए, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, और तब जाकर के इन सभी के क्लियरेंस मिलेगी, तब आप उत्पादन किसी वस्तु का कर पाएंगे। और इन सभी कार्यों को करने में अच्छा खासा समय लगेगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि आप एक काम करिए, सर्विस आप देना शुरू करिए, कैसा, टेलीफोनिंग सर्विस आप देना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कॉल सेंटर खोलना हो, तो एक छोटे से कमरे में हम 4-5 सिस्टम रख करके और वहाँ से किसी व्यक्ति को अगर सर्विस देना हो तो हम आसानी से दे सकते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उस सिस्टम का खर्च है, कुछ टेबल और चेयर का खर्च आएगा, इंटरनेट का खर्च आएगा।
यानी कि उद्योग स्थापित करने से आसान है सर्विस देना, और सर्विस देने के लिए मेरी ज़रूरत है, मैं गया सर्विस देना शुरू कर दिया। और उस समय हमारे देश में सर्विस टैक्स भी नहीं हुआ करता था। परिणाम क्या हुआ कि इसमें निवेश अधिक हुआ और सेवा क्षेत्र का विकास अधिक हुआ। विकास अधिक होने से जो द्वितीयक क्षेत्रक है वो पिछड़ गया, प्राथमिक क्षेत्रक है वो पिछड़ गया। बताइए, अगर हमारे देश में कोई विदेशी कंपनी आ रही है तो क्या वो कृषि क्षेत्र में निवेश करेगी? या तो वो सेकेंडरी सेक्टर में निवेश करेगी या टर्शियरी सेक्टर में निवेश करेगी। यहाँ और यहाँ निवेश हुआ, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, टैक्स भी नहीं था, तो घरेलू और विदेशी निवेश भी यहाँ पर बढ़ा। इस वाले सेक्टर में निवेश उतना नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास उतना नहीं हुआ। टर्शियरी यानी कि तृतीय क्षेत्रक, जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र का विकास अधिक हुआ और इसलिए हमारी जीडीपी में सेवा क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक का योगदान भी बढ़ गया। यहाँ पर रोजगार भी लोगों को अधिक मिला, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को सर्विस अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, सेवा अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को लाभ हुआ? तो स्वाभाविक सी बात है, द्वितीय क्षेत्रक यानी कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र को उतना लाभ नहीं हुआ, सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ हुआ। तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को उतने बड़े पैमाने पर लाभ नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि लाभ हुआ, लेकिन समान शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम कहेंगे समान लाभ नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, सेवाओं को लाभ हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली। बिल्कुल सही बात है। ताप ऊर्जा, यहाँ पर देखिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो थर्मल पावर की बात जब हम कर रहे हैं तो आपको दहन या आग, ठीक है, टेम्परेचर पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोयले का दहन करना पड़ेगा। और कोयले का दहन कर रहे हैं तो क्या ये नवीकरणीय ऊर्जा हुआ? नहीं हुआ, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तीसरी बात, बायोमास से उत्पादित बिजली। बिल्कुल सही बात है, बायोमास से, जहाँ पर पेड़ या ऐसे कह सकते हैं पेड़ पौधों के साथ साथ कुछ और चीज़ें कह सकते हैं, उनका प्रयोग करके हमने बिजली का उत्पादन किया। और बिजली का उत्पादन किया तो इसलिए ये भी उसी में शामिल होगा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में ही शामिल होगा। और न केवल पेड़ पौधा, मैंने आपसे कहा पेड़ पौधे और जैविक कचरों का प्रयोग करके हम उत्पादन कर रहे हैं, उससे हम गैस बना रहे हैं, बायोडीजल बना रहे हैं, तो ये भी तो उसी में शामिल होगा, नवीकरणीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा ऑब्वियस सी बात है इसमें शामिल है, तो पवन ऊर्जा को भी शामिल करेंगे। तो इस हिसाब से दूसरे को छोड़ करके बाकी जो सभी हैं आप सही मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन केवल इसमें दिया गया है, इसको आप हटा दीजिए। अब भी आपके पास कन्फ्यूजिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि ये सही है, ये सही है। अगर सभी पता है तब तो मामला ठीक है। अच्छा, बायोमास को लेकर के अक्सर कन्फ्यूजन होता है, और चूंकि कन्फ्यूजन होता है तो देखिए तीसरे वाले ऑप्शन को इसमें से हटा दिया है, और इसमें से हटा दिया है यानी कि कॉमन मेंटलिटी से खेलने की कोशिश की गई है। ये वाला हिस्सा भी हटा देंगे, ये वाला हिस्सा भी हटा देंगे। सही आंसर आपका कौन सा है? सी, जिसमें 1, 3 और 4 शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं की फसल का उत्पादन रोहतास में सर्वाधिक होता है, हालांकि पटना और भोजपुर में भी होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ की जलवायु की स्थिति बेहतर है, यहाँ की मिट्टी बेहतर है और सिंचाई की सुविधाएं भी बेहतर हैं। इस वजह से रोहतास में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, हालांकि पटना और भोजपुर भी इसमें शामिल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। ग्रे क्रांति का संबंध है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। तो बताइए, उर्वरकों के उत्पादन से आपसे और के बारे में तो पूछा जा सकता है ना कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो कृषि क्षेत्र में अगर आपसे ये पूछा जाए कि तिलहन का उत्पादन किससे संबंधित है, गोल आलू जो दिया गया है,
ठीक है, गोल क्रांति के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है लाल उत्पादन, लाल क्रांति, माफ़ कीजिए, लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगे के उत्पादन से संबंधित है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, तो सदाबहार क्रांति का मतलब समग्र उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सही आंसर कौन सा हुआ, उर्वरकों के उत्पादन से। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखें। बिहार में किसका भारत में वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो थोड़ा सा सेंटेंस आपको लगेगा कि सेंटेंस अटपटा सा है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर देखिए, लीची के नाम से, अच्छा, लीची को लेकर के बिहार से कई तरह की खबरें आई थी। बहुत पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात है। लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है। आम का उत्पादन, आम देखेंगे उत्तर प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है। आम का उत्पादन आंध्र प्रदेश में भी होता है और मध्य प्रदेश में भी होता है। संतरे का उत्पादन मुंबई में और नागपुर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर भी होता है। अनानास, ये केरल इसमें महारत हासिल कर रखता है, या यूँ कहें कि केरल इसमें अग्रणी है। तो केरल में सबसे ज़्यादा अनानास, और इसके साथ साथ एक और राज्य है ममता दीदी वाला। अब तो ममता दीदी का नहीं रहा, लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल में अनानास का उत्पादन होता है। फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से आपका लीची आंसर सही है, लीची सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा, हालांकि अब इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी जो पूछा गया है उसके हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सही सुमेलित युग्म, ठीक है, सही सुमेलित युग्म चाहिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वैश्वीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया था, हैवी मशीनरी पर ध्यान दिया गया था। ये कहा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही बात है, कृषि पर ध्यान दिया गया था। तो सही आंसर आपका यहीं पर मिल गया। लेकिन केवल हमें इससे संतुष्ट नहीं होना है, हमें यह भी ध्यान देना है कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना है जो इसमें कहा गया है कि सेवाओं पर ध्यान दिया गया था। दरअसल चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में स्थिरता के साथ विकास पर ध्यान दिया गया था और आत्मनिर्भरता की प्रगति पर ध्यान दिया गया था। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिए, उस समय इंदिरा गांधी और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और गरीबी हटाओ के नारे के साथ साथ गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि केवल 20 सुमेलित है, बाकी सभी आप लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान भूमि नहीं रख सकता, वह है। तो आप लोगों ने अगर भूमि सुधार पढ़ा है तो भूमि सुधार आसानी से आप लोग उसको पढ़ने के बाद ये समझ जाएंगे। तो एक एक करके समझ लेते हैं। बिचौलियों का अंत या उन्मूलन कह लीजिए। जैसे जमींदार, तो जमींदारों को हटाने की बात हो गई जो लगान अधिक ले रहे थे। तो बिचौलियों का उन्मूलन यानी कि जमींदारी व्यवस्था का अंत, उनका जमींदारों का उन्मूलन कर दिया गया। अच्छा, काश्तकारी सुधार, तो काश्तकार का मतलब यानी कि कृषक। तो जो टेनेंट है, काश्तकार है, किसी दूसरे की भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था, जब चाहे तब उसे भूस्वामी के द्वारा बेदखल कर दिया जा रहा था और उससे सुरक्षा नहीं मिली थी। तो भूमि सुधार के तहत जो कार्य किया गया कि काश्तकारों को भूमि से बेदखल करने के लिए कुछ नियम बना दिए गए। यानी अचानक से आप जब चाहें तब काश्तकारों को भूमि से बेदखल नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा जाता है काश्तकारी सुधार। भूमि सीमा, और भूमि सीमा की बात कही गई कि एक व्यक्ति अधिकतम कितना भूमि रख सकता है। तो भूमि सीमा का निर्धारण यही तो कहा गया है, कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे भी किसान भूमि नहीं रख सकता, वह है भूमि सीमा। ठीक है। अच्छा, भूमि समेकन, तो भूमि समेकन मान लेते हैं कि ये सड़क है, एक आपका लैंड का टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर है। अब दोनों के बारे में सोचिए, आपको यहाँ से, आपका घर यहाँ है, यहाँ से जाकर यहाँ कृषि कर रहे हैं, यहाँ से जाकर यहाँ कृषि कार्य कर रहे हैं। तो जो भू स्वामित्व बिखरा हुआ है, इस भू स्वामित्व को एक जगह, एक स्थान पर, ये कहा गया कि भैया आपको एक स्थान पर, एक ही जगह पर सारी भूमि दे दिया जाएगा।
आपकी जितनी भूमि है उसके बराबर देना, यानी कि भूमि का समेकन कहा गया। ठीक है, यहाँ तक बात सही है, ये बात समझ में आ गई। भूमि सीमा का निर्धारण करना। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, यह एक संवैधानिक संस्था, ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री बिल्कुल सही है। इसकी पदेन अध्यक्ष होती हैं, जो होती हैं का मतलब इस समय निर्मला सीतारमण है, इसलिए मैं होती हैं की बात कर रहा हूं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ साथ इसके सदस्य के रूप में जो राज्यों के राज्य वित्त मंत्री हैं वो शामिल होते हैं, या कोई और अन्य मंत्री हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो संविधान का अनुच्छेद यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 112, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। और चूंकि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द कहा गया है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का ही उल्लेख है। सवाल ये है कि संविधान का अनुच्छेद 111 क्या कहता है? तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। इसके साथ साथ एक और जो संविधान का अनुच्छेद 113 है, 113 क्या कहता है? 113 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करता है। सवाल ये है कि संविधान का अनुच्छेद 114 क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर आपका कौन सा हुआ? सही आंसर आपका हुआ ए, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 112 जो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 60.2% हिस्सेदारी किसकी थी? तो बताइए, जो पहले प्रश्न की व्याख्या मैंने दिया, जो पहले प्रश्न के बारे में बताया, उसी प्रश्न को देखने और समझने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक नहीं, बिहार की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बाहर थोड़ी है। तो जो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप या 1991 के रिफॉर्म के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हुआ, वही प्रभाव बिहार की अर्थव्यवस्था पर कमोबेश रहा होगा, और इसलिए प्राथमिक क्षेत्रक तो नहीं है। द्वितीय प्राथमिक क्षेत्रक, फिर कृषि क्षेत्र लिखा है इसी का। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा? सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। शिशु मृत्यु दर किसी विशेष वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों के अनुपात के अनुसार किस आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात है? तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर की बात कर रहा है। तो 1 वर्ष, ठीक है, ये कहा गया है कि किसी विशेष वर्ष में, और विशेष वर्ष की बात कर रहा है, तो 1 वर्ष हो सकता है, उसको आधार मान करके चलें। तो प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से कितने बच्चे, ठीक है, कितने बच्चे मर गए, उनके बारे में ये पूछ रहा है। तो शिशु शब्द को आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 वर्ष की बात है, 1 वर्ष के अंदर के जो बच्चे हैं उनके बारे में कह रहा है शिशु मृत्यु दर। तो सही आंसर क्या होगा? शिशु मृत्यु दर किसी विशेष वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों के अनुपात में, तो कितने? 1000 अनुपात के अनुसार किस आयु वर्ग से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात है? तो सही आंसर है 1 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? तो ये पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही आपने दूसरी क्लास देखा होगा, उसी में पहली और दूसरी क्लास में उन सब में डिस्कस किया था। तो नगद आरक्षित अनुपात, और मैंने आपसे कहा था कि NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का कहाँ पर रखना होता है? RBI के पास। तो यही तो कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। जमा अनुपात नहीं है, वैधानिक तरलता अनुपात ये नहीं है, क्योंकि वैधानिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात ये अपने पास रखता है, चाहे वो गोल्ड के रूप में रखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में बैंक रखे, या फिर
कैश के रूप में रखे। तो सामान्यतः बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में ही रखते हैं, कैश के रूप में नहीं रखते, गोल्ड के रूप में कम ही रखते हैं, ठीक है। और कानूनी आरक्षित अनुपात ये है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्के के उत्पादन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो मक्के का उत्पादन यहाँ पर देखें, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है। अच्छा, अन्य भी क्षेत्रों में होता है, जैसे कटिहार की बात करें तो कटिहार में भी मक्के का उत्पादन होता है, पूर्वी चंपारण में भी होता है। ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर मक्के का उत्पादन होता है। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में पूछ रहा है। सरकार को बैंक सुविधाएं प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य कर रहा है, और मैंने कहा था कि केंद्र और राज्य दोनों के बैंकर के रूप में कार्य कर रहा है। ऋण का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना, ये सभी कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा डी, क्योंकि तीनों ही सही है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि आरबीआई का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य और विकासात्मक कार्य दो तरह के कार्य होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक के ये सभी कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यूपीआई का विस्तारित रूप क्या है? यूपीआई आसान है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण है? अब दो चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। राजकोषीय नीति के बारे में पूछ रहा है, और एक है मौद्रिक नीति, एक है फिस्कल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के बारे में मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था। रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। उसी के मैंने आपसे कहा था कि मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण दो तरह के उपकरण हैं। तो रेपो रेट ये किस में? ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। बैंक दर यह भी मौद्रिक नीति से संबंधित है। नगद आरक्षित अनुपात यह भी मौद्रिक नीति का ही उपकरण है। जो कर और व्यय है ये किससे संबंधित है? दरअसल सही आंसर आपका ये है राजकोषीय नीति, ठीक है। कर यानी कि प्राप्तियों के संबंध में, व्यय कहाँ पर होगा? तो आप राजकोषीय नीति में क्या बातें देखते हैं, या राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो सरकार को प्राप्ति कहाँ से हो रही है और व्यय कहाँ से हो रहा है। तो कर एक प्राप्ति है और व्यय शब्द अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, क्योंकि कर और व्यय है। रेपो रेट, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात ये सभी मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, न कि राजकोषीय नीति के उपकरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य, राष्ट्रपति इन्हें जो और कार्य दे सकते हैं, देंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग, और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना है कि वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य पूछा है तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना प्राथमिक कार्य नहीं है। वार्षिक बजट तैयार करना इनका काम नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समन्वय करना बिल्कुल नहीं। आपने पढ़ा होगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखें। साधन लागत नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP की बात कर रहा है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये कह रहा है के बराबर है, केवल आपसे बराबर पूछा है तो के बराबर है यानी कि राष्ट्रीय आय के बराबर है, ठीक है। और एक जटिल अवधारणा है, इससे संबंधित अगले सेशन में और जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को लेकर के हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।